दोस्तों एक चीज मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती इस आदमी की, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, कि ये उतावला ज्यादा है या बावला ज्यादा है। इसके बावलेपन की निशानियां तो जब से ये प्रेसिडेंट बना है सारी दुनिया देख चुकी है। मतलब इसका एक स्टेटमेंट भी ग्लोबल मार्केट को ऊपर नीचे करने के लिए काफी होता है, चाहे ये ट्वीट कर दे, चाहे ये मीडिया में आके कोई भी अपना स्टेटमेंट दे दे, काफी होता है पूरी हलचल मचाने के लिए। और ये कैसे अपनी उंगलियों पे नचाता है पूरी दुनिया की जो फाइनेंशियल मार्केट्स है, शेयर बाजार है, पूरी तरीके से। मतलब ये अपने लोगों को बोल देता है कि आप बाय कर लो, मतलब खरीद लो, और फिर एक ऐसा स्टेटमेंट दे देता है कि मार्केट वहां से रॉकेट हो जाता है। कुछ दिन के बाद फिर ये अपने लोगों को बोल देता है कि आप शॉर्ट की पोजीशन बना लो या मतलब बेच दो, और ये जो है फिर कोई एक ऐसा स्टेटमेंट या ट्वीट कर देता है जिसके बाद फिर मार्केट धरातल पे गिर जाता है। मतलब कुल मिला के ये दोनों तरीके से अपने लोगों को प्रॉफिट करवाता है। ये सही मायने में ये एक ऐसा प्रेसिडेंट है अमेरिका का जो इस कुर्सी का बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहा है मार्केट में उतार चढ़ाव करके पैसा कमाने में। तो ये मतलब अच्छा, इसके एक बावलेपन की और मैं आपको निशानी बताता हूं। ये कभी भी सुबह पता नहीं कौन सा नशा मार के आता है आदमी, ओवल ऑफिस में आके बैठता है और जो है फिर मीडिया के सामने बोल देता है कि 30-35 देशों पे अब जो है टैरिफ लगा दिया है हमने, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेफिसिट आ रहा है उस हिसाब से हमने अब टैरिफ लगा दिया, बढ़ा दिया है टैरिफ। ठीक है जी, अब इसका मार्केट में फिर वो हलचल मचनी तय होती है, सौदे कटने चालू हो जाते हैं, किसी को प्रॉफिट, इसके लोगों को प्रॉफिट, बाकी जो आम रिटेलर जनता होती है उन्हें लॉस होना चालू हो जाता है। फिर ये एक दिन के बाद ही जब इसका नशा टूटता है, क्योंकि सूखे नशे को टूटने में 24-25 घंटे लगते हैं, जब इसका नशा टूटता है लोग इसे बोलते हैं जी ये क्या हो गया। फिर ये क्या करता है कि ठीक है जी, इनमें से ये कंट्रीज हैं, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना, इनका टैरिफ हमने कम कर दिया है। ठीक है, मतलब उनको कम नहीं कर दिया, मतलब उनको 90 दिन की हमने छूट दे दी है, चाइना को नहीं दिया। अब चाइना तो वर्ल्ड की ऐसी इकोनॉमी है जो एक्सपोर्ट बेस्ड है, मतलब जिसे कहते हैं दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है वो। अब अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो इंपोर्ट बेस्ड है, मतलब वो इंपोर्ट करते हैं चाइना से बहुत सारा माल, तो वहां पे चीजें महंगी होनी स्टार्ट हो गई। वहां पे 99.9% जितने भी प्रोडक्ट अमेरिकन यूज करते हैं या यूरोपियन यूज करते हैं वो सब आते हैं चाइना से, वो सारे चाइना से मैन्युफैक्चर होकर आते हैं। तो धीरे अब जैसे इन्होंने टैरिफ बढ़ाया भाई साहब ने अपने बावलेपन में, बड़बोलेपन में, तो बस फिर चीजें महंगी होनी शुरू हो गई। ये एक टैरिफ वॉर स्टार्ट हो गया, उधर चाइना भी कम नहीं था, चाइना भी ने भी बढ़ा दिया। खैर मतलब मैं जो ये बता रहा हूँ ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूँ मैं, तो इसके कि ये मतलब ये सच में पता नहीं कौन सा नशा करता है भाई, इसका पता नहीं। ये बावलेपन की निशानियां थी। उतावलापन देखो इस आदमी का कि कितना जबरदस्त उतावलापन था इसके अंदर, कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है। ठीक है, ठीक है, वो हमारी तरफ से युद्ध नहीं था। हम हमेशा हमारा स्टैंड क्लियर था कि ये जो वॉर है ये टेररिस्ट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ है। ठीक है, उसमें ना तो हम पाकिस्तानी जनता के खिलाफ कोई भी हमने अटैक नहीं किया, और इवन पाकिस्तानी फौज के खिलाफ भी हमने कोई एक्शन नहीं लिया था ऑपरेशन सिंदूर में, जो हमने 6 और 7 मई की रात को 12:35 पे किया था। ठीक है, तब तक हमारा यही था कि हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर था, हमारी गवर्नमेंट का, हमारी सेनाओं का, कि जो है टेररिस्ट अटैक, टेररिस्ट जो लोग पहलगाम की जिन्होंने वो की है, घटना को अंजाम दिया है, बर्बरता से मारा, धर्म पूछ के, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और उसका नतीजा ये रहा कि पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों के 9 अड्डों को ध्वस्त कर दिया, पूरी तरीके से तबाह, डिस्ट्रॉय कर दिया इंडिया ने, जिसमें हाफिज सईद है, अजहर मसूद है, उनके बहुत सारी जो जितनी भी ये इनकी तंजीमें थी, जो ट्रेनिंग कैंप्स थे, उनको ध्वस्त कर दिया। 250-300 लोग जो आतंकवादी इसमें जो ट्रेनिंग ले रहे थे वो मार दिए। ठीक है, इसमें अजहर मसूद के परिवार के 14-15 लोग भी मारे गए। तो हमारा स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर था। उसके बाद पाकिस्तान ने बदतमीजियां की और फिर जो है हमारे मासूम नागरिक जो बॉर्डर एरियाज में थे वहां पे उसने जो है मिसाइल्स मारी और गोले मारे, और वहां पे 15-20 हमारे, उनमें से 3-4-5 बच्चे भी थे, सिख भी थे और महिलाएं भी थी। मतलब बिल्कुल ही मासूम बच्चों, मासूम लोगों पर उसने जो है फिर अटैक करना शुरू करा। फिर उसके बाद हम फुल फ्लेज्ड हमने अटैक किया और पाकिस्तान के बीच में घुस के हमने मारा पाकिस्तान को।
ठीक है, तो अब हमारी तरफ से फुल फ्लैश वॉर अभी तक भी नहीं था। हमारी गवर्नमेंट ने कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे या जो MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो ब्रीफिंग हुई, जितनी बार भी हुई, दिन में 3-3 4-4 बार भी, हमने कभी नहीं बोला कि ये फुल फ्लैश वॉर है पाकिस्तान के खिलाफ, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आदमी इतना उतावला था। अच्छा, ये इस बार ना इसके उतावलेपन की, ये सिर्फ उतावलापन नहीं था, इसकी ना बेचैनी भी दिखाई दे रही थी। ये बेचैनी बहुत ही हिडन थी। मतलब इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जब हम पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस को तबाह कर चुके थे, और पाकिस्तान को ये उम्मीद भी नहीं थी कभी भी कि हिंदुस्तान की मिसाइल्स हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज तक भी पहुंच सकती हैं। अब इसको तो बड़ा गुमान था, बड़ा गर्व था, बड़ा चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, ये बड़ा मतलब ब्लैकमेल करते थे पूरी दुनिया को अपने न्यूक्लियर वेपन्स को लेके कि हमने ये चौकों पे सजाने के लिए नहीं रखे हैं, ये हमने शब बारात के लिए नहीं रखे हैं, हमने ये हिंदुस्तान के लिए रखे हैं, हिंदुस्तान पर अटैक करने के लिए रखे हैं। तो हिंदुस्तान ने अगर कभी भी हम पे अटैक किया तो हम कभी सोचेंगे भी नहीं और हम हिंदुस्तान पर न्यूक्लियर अटैक करेंगे। अब ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि हिंदुस्तान की मिसाइल्स इसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तक भी पहुंच सकती हैं। अब जब ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की सेना, सब पागल, सबका दिमाग खराब कि यार ये क्या हो गया। मतलब वो कभी ख्वाबों में, ख्यालों में सोच भी नहीं सकते थे कि हिंदुस्तान कुछ इस तरीके का काम भी कर सकता है कभी भी, है ना। इनका जो गर्व था वो बिल्कुल चकनाचूर कर दिया हिंदुस्तान की सेना ने इस बार। अब ये गिड़गिड़ाता हुआ घुटनों के बल पहुंचता है सऊदी अरब, कभी कतर, कभी तुर्की, कभी ट्रंप के पास कि यार कैसे भी करके बचा लो महाराज, बचा लो, कैसे भी करके। हिंदुस्तान तो बहुत बुरी मार मार रहा है, बहुत बुरी मार मार रहा है। और हमारे जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज वाली जो एयर बेसिस थे, जैसे किराना हिल्स है और आपका ये नूर खान एयर बेस है, जहां इनका ट्रांसपोर्टेशन और पूरा लॉजिस्टिक था न्यूक्लियर वेपन्स को लेके मूव करने वाला, वो सारी चीजें। तो जब ऐसा हुआ कि हमारी मिसाइल प्रिसाइजली उसके आसपास वाले एरिया को हिट किया, तब इनकी सांसें उखड़ी, ये गए वहां पे। ट्रंप को भी लगा कि यार ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गई। पाकिस्तान, हिंदुस्तान की मिसाइल्स अगर पाकिस्तान में इस तरीके से गदर मचा के रखी हुई है तो मतलब यार ये क्या। उसके दिमाग की घंटी बजी। उसने सोचा कि यार मैंने तो अपने कैंपेन में ये बोला था, जब प्रेसिडेंट बनने से पहले कैंपेनिंग चलती है, चुनाव प्रचार चल रहा होता है, कि मैं होता अगर बाइडेन की जगह तो ये जो रशिया यूक्रेन का वॉर है या इसराइल और हमास का वॉर है, मैं तो ये होने ही नहीं देता, और अगर मैं प्रेसिडेंट अमेरिका का बन जाता तो मैं बहुत जल्दी खत्म करा दूंगा। अब इसको प्रेसिडेंट बनने भी 3-4-5 महीने हो गए हैं। रशिया ने अभी भी ठोकाई चालू की हुई है यूक्रेन की, है ना, जब चाहे तब ठोक देता है उसको। उधर इसराइल ने गाजा को फ्लैट करना चालू कर रखा है ना। तो हमास को ऑलमोस्ट खत्म कर चुका है। बड़े बड़े जो उनके वो थे, जो इनके हमास के जो बड़े लीडर्स थे उनको भी खत्म कर चुका है। हुती को भी खत्म, लेबनान में जो है वो भी, हिजबुल्लाह, उसको भी, मतलब ऑलमोस्ट सबको निपटा चुका है। मतलब निपटा रहा अभी तक भी, तो अभी तक भी युद्ध चालू है। अब इसे लगा कि यार ये तीसरा फ्रंट और खुल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और ऊपर से जो मतलब 1945 में अमेरिका ने जापान के ऊपर एटॉमिक जो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बॉम्ब छोड़ा था, वो 1945 में हुआ था। सोचो कि जो आदमी इतना बड़बोला है, जो ये बात कहकर आया है सत्ता में, जिसने जो प्रेसिडेंट बन गया अमेरिका का, उस आदमी अगर इंडिया ने चाहे अनचाहे कैसे भी करके उसकी कोई भी मिसाइल पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को हिट कर जाती और वहां एक्सप्लोजन या कुछ भी ऐसा हो जाता और रेडिएशन अगर लीक हो जाती, देखो जो नुकसान होता वो तो होता ही होता, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसे कहीं ना कहीं इसे लगा कि यार ये तो कुछ अजीब ही हो रहा है। मतलब मैं तो ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, ये तो कहानी खराब हो जाएगी। ये दुनिया के किस मुंह में, किस कोने में जाके मुंह छुपाएगा फिर। इसे लगा कि यार मतलब अब जो है ये, अब इसने कैसे भी करके डीजीएमओ हिंदुस्तान और डीजीएमओ पाकिस्तान से इसने बोला कि भाई फटाफट आप बात करो और इस बारे में। ठीक है जी, हम अब पाकिस्तान डीजीएमओ, भाई इसने, ट्रंप ने बोला होगा कि भाई पाकिस्तान डीजीएमओ पहले बात करेगा हिंदुस्तान से। भाई कमजोर ही तो, जब तुम हाथ जोड़ते फिर रहे हो तो कमजोर ही तो जो मजबूत होता है उससे माफी मांगता है या बात करने की कोशिश करता है, इनिशिएटिव लेता है। ठीक है जी, अब डीजीएमओ पाकिस्तान ने फोन किया होगा जिस दिन सीजफायर का ऐलान हुआ सुबह 10 साढ़े 10 बजे, तब हमारे डीजीएमओ साहब जो है बिजी थे।
अब बिजी थे तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, मीटिंग में बिजी थे, फोन नहीं उठाया। उसके बाद उसने 3 बजे के करीब फोन किया, इन दोनों की आपस में बात हुई, डीजीएमओ पाकिस्तान और डीजीएमओ भारत, इनकी बात होती है। अब इनकी बात डीजीएमओ लेवल पे कोई ऐसे तो है नहीं कि ये खाला मौसी की बात करेंगे, आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, 2 मिनट की मुश्किल से बात होती है। तो 3:30 पे डीजीएमओ पाकिस्तान ने फोन किया था, तो 3:33 पे आप सोचो इस आदमी का उतावलापन, इसकी बेचैनी, मैं बेचैनी बोलूंगा इसे, इसकी बेचैनी देखो आप कि 3:30 पे वो दोनों बातें कर रहे हैं और 3:33 पे उस भले आदमी ने ट्वीट कर दिया अपने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीजफायर के लिए दोनों देश राजी हो गए हैं और हमने जो है पिछली रात को बहुत नेगोशिएट करना पड़ा दोनों कंट्रीज के साथ और हमने मतलब अब इनके बीच में ये तय हो गया कि अब जो है सीजफायर होगा। मतलब ये आदमी चौधाट में इतना घुस गया कि इसे मतलब ये समझ में नहीं आ रहा था कि लोग समझ भी जाएंगे कि कुछ टाइम के बाद जब चीजें एनालाइज करना शुरू करेंगे कि ये तेरा उतावलापन था, चौधरी बनने का तेरा मौका था, या फिर तेरी बेचैनी पकड़ लेंगे वो, तेरी बेचैनी समझ में आ जाएगी लोगों को। क्योंकि हिंदुस्तान ने इस बार देखो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कुछ ना कुछ तो इसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के पास किया है। मैं ये भी नहीं कह सकता, और कोई भी सरकार ने या हमारी जो तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने जो ब्रीफिंग की है उन्होंने भी नहीं कहा है ये चीज कि हमने इंटेंशनली हिट किया है। उन्होंने तो अनइंटेंशनली भी ऐसा कुछ, मतलब उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि हमें नहीं पता था किराना हिल्स पे इनका कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, ऐसा बोल दिया। वो मजाक में हंसी में बोल रहे थे या जो भी था, ठीक है। तो अब मतलब ये चौधराहट से एक कदम और आगे निकल गया बेवकूफ, इसने ये भी बोल दिया कि हम जो है कश्मीर मुद्दे को हल करना चाहते हैं। अरे भाई तुझे किसने बोला है, मतलब मीडिएटर बनने के लिए, चौधरी बनने के लिए? पट्टा 2 कदम आगे चल रहा है। जब इस आदमी को ये पता होना चाहिए कि जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है कश्मीर के मुद्दे को हमने हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे यही रखा है, हमारी पॉलिसी यही रही है हर प्लेटफॉर्म पे कि हम कश्मीर के मुद्दे के लिए किसी तीसरे देश की हमें जरूरत नहीं है। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच का मुद्दा और हमें किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं है। तू भाई क्यों चौधरी बन रहा है फिर खाम खा के? और फिर इसको करारा जवाब दे दिया मोदी जी ने। अभी 2 दिन पहले राष्ट्र के नाम संदेश में उन्होंने एक बार भी जिक्र नहीं करा ट्रंप का, और जबकि ये दोनों गलबैया करते हैं भाई, अच्छे दोस्त माने जाते हैं जैसे सुनने में आता है, बढ़िया, एक बार भी नाम नहीं लिया। अब खिसियानी बिल्ली है, बिल्ली की तरह अपना बैठा हुआ है, उत्तरी की यार ये क्या हो गया, मेरा तो नाम ही नहीं लिया मोदी जी ने, मैं खाम का अपना क्रेडिट ले रहा। अबे क्रेडिट वो होता है जब हम दे तुझे अपनी तरफ से, वो माना जाएगा हाँ भाई ठीक है इसने मीडिएटर, मतलब हम इसे मीडिएटर बनाना चाहते हैं, या फिर हमने इसने सीज फायर करवाया। अबे सीज फायर हम चाहते, मतलब अबे हमने अपने सारे गोल अचीव कर दिए। हमारा स्टैंड शुरू से क्लियर था कि दिस वॉर इज अगेंस्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड टेररिज्म, और वो अचीव किया हमने। पाकिस्तान को बीच में घुस के मारा हमने। तू खाम का चौधरी बन रहा पट्टा, ठीक है भाई तू चौधरी बनता रहे। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं कि किस तरीके से चाइना, अमेरिका, तुर्की, इस हिंदुस्तान ने जिस तरीके से एग्रेसिव होके पाकिस्तान को मतलब घुटनों पे ला दिया, उसमें इन 3 देश मतलब इनकी कैसी किरकिरी हुई है। बहुत जल्दी मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक जय हिंद।